नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विकास सतन गोयल। आज फिर से वी द नेशन के एपिसोड 8 में मैं आपके साथ आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोग इस हैशटैग के पीछे हैं। भारतवर्ष में ये ट्रेंड काफी ऊपर के नंबर में भी रहा है पिछले कुछ दिनों में। और हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही एक स्टूडेंट जो एसएससी के खुद एस्पिरेंट रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं योगेश मीना जी का। योगेश जी, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, सो योगेश जी, आप राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ। कैसे हैं आपकी स्टूडेंट मूवमेंट जो चल रही है, कैसी चल रही है? अभी फर्स्ट फेज था हमारा एसएससी के लिए, सेकंड फेज हमारा 5 तारीख को है विद हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स एनटीपीसी आरआरबी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए ताकि उनकी डेट अनाउंस करे गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम कुछ सेक्शंस में बात करते हैं ताकि जो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनको कुछ जानकारी भी मिले। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कुल मिलाकर एक साल में कितने बच्चे इन एग्जाम से प्रभावित होते हैं? आंकड़ा देखे जाए तो मोर देन 4 करोड़ लोग इन एग्जाम्स में अपियर होते हैं एसएससी और रेलवे के लिए, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीरियसली इसमें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। अगर आप बाकी वैसे तैयारी देखें तो मिनिमम 10 करोड़ के आसपास स्टूडेंट होंगे जो इन एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करते हैं। बस सीरियसली जो पढ़ते हैं, कोचिंग में पैसा देते हैं, अपनी तैयारी सही करते हैं, वो मोर देन 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगभग ऑन एन एवरेज 5 करोड़ स्टूडेंट्स की। अगर हम एक परिवार के 4 लोगों की बात करें ऑन एन एवरेज, तो कम से कम 20 से 25 करोड़ भारत की जनता हर साल डायरेक्टली इस एग्जाम से प्रभावित होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना इम्पैक्ट करता है, कितना प्रभाव करता है भारतीय को। ओके, तो अब मुझे आप ये बताइए, ये जो मुद्दा है, ये एक्चुअल में मुद्दा है क्या? आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं या फिर आपकी फीस, क्या एग्जैक्टली क्या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? मुझे एसएससी के बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो आपकी ग्रुप बी सी के लिए जो भी मिनिस्ट्रीज में, अदर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी वैकेंसीज होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू फिलअप की जाती है। सेम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपकी ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं रेलवे में, उनको फिलअप करने के लिए है। तो ये दोनों एग्जाम्स पर ईयर, इनको मिनिमम, आपको जो जितेंद्र सिंह जी ने एक बार रिप्लाई दिया था राज्यसभा में, उसके हिसाब से एक साल में 2019-20 में इनको 4 लाख जॉब्स के लिए रिकमेंडेशन देनी थी सारे रेलवे और अदर मिनिस्ट्रीज को, जो कि अभी तक वहीं पे अटकी हुई है जहां पे उन्होंने बोला था। एज पर डाटा, उनके डाटा के अनुसार मार्च 1 2018 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की 6.83 वैकेंसीज खाली थी, पोस्टेज पे कोई लोग नहीं थे काम करने के लिए। उसके लिए उन्होंने बोला था जितेंद्र सिंह जी ने कि एसएससी 2019-20 में 1,04,000 रिकमेंडेशन देंगी और उसके बाद रेलवे और आरआरबी मिला के अगले सेशन में 4,05,000 बच्चों के कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने फिलअप, एग्जाम प्रोसेस खत्म करके भेजने वाली थी। तो अभी तक जो मार्च 18 का डाटा था वो वही है। लोग रिटायर हो गए, बहुत और लोग रिटायर हो गए, हर रोज लोग रिटायर होते हैं, तो और वैकेंसीज होगी। आज का डाटा देखे तो एज पर मेरा मानना है कि 7.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं इस सरकार में। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार के अंदर वैकेंसीज हैं, आप ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, और जो सरकार का ढुलमुल रवैया है इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए, ये तो मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम हो जाता होगा। उनको ट्यूशन लेनी पड़ती है, उनके पास पहले ही रोजगार नहीं है, रूम रेंट्स होंगे, अगर आप शायद हर गांव में आप ट्यूशन भी नहीं ले पाते इसके बारे में। तो आपको क्या, स्टूडेंट्स को किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है इस एग्जाम डिलेज के कारण या फिर डेट्स ना आने के कारण? पहली चीज तो जैसे कि रेलवे में गवर्नमेंट ने 500 रुपये फीस रखी। अभी आपका आईबीपीएस का फॉर्म आया अभी 3 दिन पहले, उसमें 850 रुपये फीस है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके लिए महीने में, किसी भी महीने में अगर आप उससे 500 रुपये मांग लो
तो वो उसको सोचने के लिए कम से कम नहीं तो 5 दोस्तों को फोन करेगा, भाई तुम 100 रुपए दे दो। उसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से लेगा? उसका जो खर्चा है वही उसकी फैमिली पे इतना भारी पड़ता है, वो अपना खर्चा खुद नहीं चला पाता, घर वालों से पैसे नहीं ले पाता। उसके बीच में आप इतने बड़े फॉर्म की इतनी ज्यादा फीस रख देते हैं। उसके सबसे प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में तो वैसे भी रूम रेंट की बहुत इश्यू रहा, अभी भी है। आप जो क्योंकि अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं राजस्थान में हूँ, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर है, यूपी बिहार के, तो सभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली और जयपुर में अगर आपको रूम रेंट देना है तो आप मिनिमम 6,000 से नीचे नहीं दे सकते। आपको अगर चाहिए रूम रहने के लिए तो आपको 6,000। उसके बाद खर्चे हैं, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसके इंटरनेट का खर्चा है, कोचिंग का खर्चा है। आप एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अपने अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। सब लोग कर रहे हैं, पहले जैसा सिस्टम नहीं है, सब अवेलेबल है ऑनलाइन, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो आपका मिनिमम हर स्टूडेंट का 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च आता है, और आप उस एग्जाम के लिए उसे 1.5 साल वेट कराओगे तो वो कितना खर्च कर रहा होगा? उसको पैसा कहाँ से लाएगा? वो उसकी फैमिली कर्जे में डूब रही है। लोग जो जिनके पास पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके तो घरों के गहने और जमीन बिक रही है स्टूडेंट्स। योगेश जी, डेवलप्ड देशों में जनरली एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है हर महीने। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यूके की बात करूं, उसमें जब बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उनको एक हर महीने एक एम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता है। क्या ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में? अनाउंस होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। अनाउंस सब होता है, जब आप चुनावी मुद्दे, जब चुनाव के दौरान आप उठा लीजिए, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने बेरोजगारी भत्ते पे बात नहीं करी हो। लेकिन उनके पास मापदंड ही नहीं है। कैसे, किसको बेरोजगार मानोगे? मेरे हिसाब से बेरोजगारी क्या है? मैं पीएचडी कर रहा हूँ और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट जॉब में चपरासी किसी जॉब में जा रहा हूँ तो वो भी तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है इंडिया में, कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप कैसे किसको बेरोजगार मानोगे। तो पहले सबसे चीज कि आपको बेरोजगारी को डिफाइन करना होगा। हमारे यहाँ पे ना गरीबी डिफाइन है ना बेरोजगारी डिफाइन है, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये लोग कहीं हमारे नहीं भारत आते, के ये अपने आप पिसते रहते हैं। सबसे पहले तो आपका जो करंट मुद्दा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे बोर्ड, बुलेट पॉइंट्स में बताइए कि आपकी सरकार से डिमांड क्या है। बहुत ही संक्षिप्त में बताइए कि चाहते क्या है। एसएससी के रिगार्डिंग हमारी डिमांड मेन 4 डिमांड है। पहली डिमांड, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उनको जल्द से जल्द एसएससी अगले 1 महीने में डिक्लेयर करे। सीजीएल, कितने साल से पेंडिंग सीएचएसएल, है? और 3 साल से पेंडिंग है। 2018 3 साल से पेंडिंग है। तो 17 पहली सीजीएल, डिमांड सीएचएसएल। ये है सरकार से कि जितने भी एसएससी के एग्जाम हो चुके हैं 3 साल की अवधि से ऊपर तक, उनके रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, ऐसा योगेश जी बता रहे हैं, तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए समयबद्ध तरीके से। नहीं तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट और उनके परिवारों को जो मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है, क्या जी उस सर। पर हमारा मीडिया, हमारा समाज, हमारी सरकार ध्यान देना पसंद करेगी या नहीं? दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा है एसएससी में, जैसे आपने एग्जाम कंडक्ट करा दिया, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट होती है, जैसे रेलवे में आपकी यूपीएससी है, उसमें अगर उन्होंने 839 लिए तो उसके अगेंस्ट वो वेटिंग लिस्ट रखती है कि किसी बच्चे ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसकी जगह जो बच्चे ने पूरी मेहनत करी लेकिन वो 2 या 3 मार्क्स से पीछे रह गया, तो उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अगली एग्जाम में अपियर ना हो, क्योंकि वो वहां भी स्कोर लाएगा, यहाँ भी करेगा। तो जो बच्चा ऑलरेडी है, जैसे कि आपने 18 के एग्जाम देख लीजिए, सीजीएल 18 में मैं अपियर हुआ था, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो जो सीजीएल 2019 है उसमें भी अपियर हुआ। मेरे 18 में भी अच्छे मार्क्स है, मेरे 19 में भी अच्छे मार्क्स है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा बिलो एवरेज है, वो बच्चा तो आज भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मुझे 18 में पोस्टिंग मिल जाती तो मैं 19 में नहीं जाता। सेम उसके लिए वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट, जब आप प्रेफरेंस डालते हैं, जब हमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे इसके बाद, तो हम अपनी प्रेफरेंस डालते वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी जॉब मिल जाएगी। तो जो एसएससी का इनका रवैया है कि मतलब आप, मैं राजस्थान से हूँ, मुझे चेन्नई भेज देंगे, तो मैं नहीं, मैं मुश्किल से 1 साल ज्वाइन करूंगा और अगले साल फिर अपियर होऊंगा। तो उसके लिए ने अगर वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, रैंक लिस्ट निकालेंगे, तो ज्यादा बच्चों को, एक ही एग्जाम से ज्यादा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगली बार जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा, हर बार आई वही थिंक वैकेंसी वापस आएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हो क्या रहा है कि पहले साल मान लीजिए 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं आया,
तो वो बच्चे इस उम्मीद में कि शायद हमारा ना हो, अगले साल भी भरते हैं, जिसके कारण जो नया सेट ऑफ 10 लाख बच्चा है वो पुराने वालों से भी compete कर रहा है, और हो सकता है पुराने 10 लाख में से लोगों का पहले वाले में हो जाए और दूसरे वालों को अननेसेसरी उससे compete करके भी वो लिस्ट से बाहर आ जाए। इससे सरकार को तो ये फायदा है बिल्कुल कि उनको फॉर्म के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पर इनडायरेक्ट भारत की जनता को, भारत को नुकसान ये होता है कि उनके एग्जाम कंडक्ट करने पर एक्स्ट्रा खर्च लगेगा। भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको उनका जो हक है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वही बात आ जाती है कि समयबद्ध होना चाहिए कि इस डेट को आपका एग्जाम है, इसको आपका रिजल्ट है, इसको आपकी रैंक लिस्ट है, इसकी आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट है। जब तक ये, किसी भी आप अच्छे कॉलेज में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी अच्छे कॉलेज में, वहां पर डेट्स डिफाइन है। आपकी एग्जामिनेशन से लेकर, आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट से लेकर, आपकी री अपील से लेकर सारे डेट्स डिफाइन है, ताकि बच्चों का ईयर ओवरलैप ना हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप सब ध्यान दीजिए, ये अपने बच्चों को आप एजुकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे इस समय कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है तो आने वाले 3-4 सालों में जा सकते हैं। ओके, और क्या मुद्दे हैं योगेश जी, थोड़ा बताइए हमें प्लीज। एक्चुअली जो तीसरा मुद्दा था वो आप ही ने बता दिया कि जो प्रोसेस है, जैसे आपने 2018 का नोटिफिकेशन निकाला, तो आप उस प्रोसेस को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 2019 का नोटिफिकेशन निकालिए, ताकि वो बच्चा अपीयर ही नहीं होगा, वो फॉर्म भी नहीं फिलअप करेगा, उसका पैसा भी नहीं लगेगा, उसका टाइम भी नहीं लगेगा, वो दबाव में भी नहीं आएगा कि मुझे अगले साल फिर वो, क्योंकि एग्जाम प्रोसेस में शामिल होना, उस एग्जाम्स को देना, उस स्ट्रेस को झेलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसको झेलना, बार बार आप उसको झेलोगे, उसी प्रेशर में डालोगे, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा नहीं है। तो आप उसको अगर एक ही, तो आपने बड़े अच्छे पॉइंट बताए। मैं आपको थोड़ा सा, मैं सोशल मीडिया की तरफ से एक आपकी इस मूवमेंट पे एक आरोप लगा है, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मेरा आरोप नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जवाब दें। जैसे कि देश में जब भी कोई मुद्दा होता है तो एक लॉबी खड़ी हो जाती है जो हमेशा कहती है कि ये तो एंटी नेशनल है, ये तो फ्री वाले हैं, ये तो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, आप ये हैं, मतलब अलग अलग तरह के नामों से अर्बन नक्सल है वो दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या आपको भी किसी ने अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल बुलाया इस मूवमेंट के लिए? 2 हमले हुए, एक बार मेरे ऊपर पर्सनल हुआ, मेरे ट्विटर लॉग में आप चेक करेंगे तो लोगों ने मुझे रिजर्वेशन के कोटे वाला बोला है, बहुत लोगों ने, कि आपको तो रिजर्वेशन का कोटा है, खैरियत मिल रही है, आप क्यों बोल रहे हैं, आपको तो बोलने का हक नहीं है। दूसरा, जो एक सत्ता वाली पार्टी है, उन्होंने हमको बोला है कि आप विदेशी हैं। अब ऐसा है कि सर, अगर हम वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आधार कार्ड लगाने का ऑप्शन होता तो हम पक्का आधार कार्ड अपलोड करके डिसलाइक करते कि हम इंडियन ही हैं और यहीं के हैं, हमारा एड्रेस ये है, हमसे पूछ लीजिए हम क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, अगर सरकार ये ऑप्शन लाती है तो हम जरूर करेंगे। मैं इसी मुद्दे पर एक बार दोबारा आता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये वीडियो डिसलाइक का, आई थिंक 6 साल में काफी मूवमेंट हुई, छोटी बड़ी, हमने अपने अपने स्तर पर आवाजें उठाई जो पॉलिसी अच्छी नहीं थी या सरकार की जो भी नीति दमनकारी रही। तो ये जो वीडियो डिसलाइक का आइडिया कैसे आया, और प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी जो सोशल मीडिया की महारथी मानी जाती है, जिन्होंने, मतलब ये कहा जाता है कि काफी सारे ट्रोल आर्मी उन्होंने जुगाड़ करके रखी हुई है, ये कैसे हुआ कि डिसलाइक्स की संख्या लाइक से ज्यादा हो गई? ये कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप लोगों ने किया है ये? नहीं, आरोप नहीं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने किया है ये, इसमें आरोप की बात नहीं है, हम आज भी करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। हम इस मूवमेंट को ऐसे नहीं है कि आप हम पे ऐसे आरोप लगा के इस मूवमेंट को नहीं दबा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप लोगों ने वोट किया था, हमारे ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि आपकी पहले आवाज जब उठ रही थी तब आप स्टूडेंट नहीं आए, जेएनयू में हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रोसेस, आप चुनाव से सरकार बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था आंदोलन से बदलती है। ये एक आंदोलन है जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी, हमारे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने हमें इसके लिए इनकरेज किया। एक्चुअली हम छोटे मोटे मुद्दे, रोज छोटा मोटा हैशटैग चलाते थे, वो 20-30 पे आता था, हम थे अपने इश्यूज को उठा रहे थे, लेकिन इसको आवाज बनाने के लिए 2 टीचर्स ने बहुत हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने हैशटैग डिसाइड किया, क्योंकि अलग अलग चला रहे थे। तो उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू हमें बताया कि हम इस डिजिटल, जिसको स्ट्राइक बोलते हैं, एयर स्ट्राइक के बाद अब जीत हुई है बीजेपी के ऊपर, तो डिजिटल स्ट्राइक जो है वो हमने करी कि डिजिटली कैसे, क्योंकि लॉक
डाउन है, हम पर्सनल फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये उन्होंने बोला कि ट्विटर है, डिसलाइक्स है, जिनको बढ़ाए। पीछे जो अपने टिकटॉक के टाइम पे हुआ था, लोगों ने डिसलाइक करना स्टार्ट किया, सड़क 2 के बाद, सड़क 2 पर मूवी पे इतने डिसलाइक हुए उसके, तो वहां से ये आइडिया आया कि हम डिसलाइक भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है किसी भी आंदोलन में। डिसलाइक एक आपका डिसएग्रीमेंट है उनके बातों से। सड़क मूवी को आपने भी डिसलाइक किया था? जी नहीं, मैं नहीं, मीडिया में नहीं जाता, मैं सड़क मूवी डिसलाइक नहीं करता, लेकिन हमने देखा था कि इसका इम्पैक्ट है, लोग इस पे बात करते हैं। आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं तो भी आप लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये जानना मैं वैसे जरूरी था कि बिना मतलब कि ट्रेलर देख के डिसलाइक का क्या कारण था, हालांकि मैंने तो अब तक नहीं देखा है ट्रेलर। तो एनीवेज, तो ये बहुत अच्छी बात रही। और प्रधानमंत्री जी ने अपने वीडियो चैनल के कमेंट्स को भी ऑफ कर दिया है, तो आपकी आवाज तो वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, हर साल उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। तो आप स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, बाकी सबके अच्छे दिन आ गए, बस आप लोगों के रह गए? नहीं, देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि सरकार हमारी है, वो लोग हमारे हैं। सिर्फ सरकारें बदलने से देश नहीं सुधरता। पहले अटल जी थे, फिर मनमोहन जी आए, फिर मोदी जी आए। तो अगर हमें कुछ बदलना है तो वो व्यवस्था है, क्योंकि उस व्यवस्था में नेता कोई भी हो वो वैसे ही काम करेगा जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे। तो जो हमारी मुहिम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, हम खुद से स्टार्ट हो रही है। हम खुद पहले अपनी अपनी व्यवस्था, जो हमारी एग्जाम प्रोसेस है, उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम वहीं अटके हुए हैं। तो हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए चला रहे हैं कि हम कल इनको बताएंगे कि आप पहले अपनी इम्प्लीमेंट करोगे अपनी पॉलिसीज को, तो उसके लिए लोग लाओ, और वो लोग हम हैं। तो हम धीरे धीरे इसको, अभी हमने स्टार्ट किया था, पहला वीक जो था हमारा वो इसके लिए था कि हमें लोगों को सुनाना है कि हम हैं, हमारे भी कुछ समस्या, उनको सुनो। नेक्स्ट वीक हमारा ये रहेगा कि हम डिस्कस करेंगे समाधान लेके कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, उस पर डिस्कस होगा, उस पर रोज हम बात करेंगे। हमारे टीचर, समाधान, जो लोग शिक्षाविद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। योगेश जी, आपकी उम्र कितनी है? 26। मैं आपको पर्सनली ये बात कहना चाहूंगा कि एक 26 वर्षीय लड़के के लिए जिस क्लैरिटी के साथ आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं, आई थिंक दिस इज कमेंडेबल। आप आपकी जो सोच है, जिस हिसाब से आप इन बातों को रख पा रहे हैं, अपने विचारों को बोल पा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस मूवमेंट को एक सही दिशा दे पाएंगे। और आप जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा भी विश्वास है, तो आप उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ अपने इस मूवमेंट को ले जा पाएंगे। तो मैं मेरी शुभकामनाएं हैं आपके उसके लिए। तो अच्छा, हम आगे बात करते हैं। आप लोगों पर ये आरोप जरूर लगता है कि ये सारे स्टूडेंट्स 4-5 साल से कहाँ थे? मतलब कि आप कह रहे हो कि 3 साल से तो आपका इशू चल ही रहा था, और जेएनयू, जामिया, जब बाकी स्टूडेंट्स पे ये सब चल रहा था तो सोशल मीडिया आर्मी, एक ट्रोल आर्मी आई हुई थी। तो ये वाले स्टूडेंट्स तब कहाँ थे? क्या मतलब कि आपका क्या मानना है, जेएनयू, जामिया में जो इश्यूज हुए, जब सरकार की दमनकारी नीतियां देखने को मिली, या फिर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो इश्यूज हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? योगेश जी, आपका वीडियो फिर से चला गया है। दोस्तों, लगता है कि बी लाइव की भी कोई ऑटोमेटिक इसके अंदर वो है कि जब भी कोई भारी प्रश्न पूछा जाता है, टेक्निकल गड़बड़ी आ जाती है। तो हम एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली है। कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। लगता है योगेश जी आ गए हैं वापस, देखते हैं अगर वो जुड़ पाए तो। योगेश जी, हेलो योगेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी योगेश जी, हेलो हेलो। योगेश जी, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? दोस्तों, ये तो देखिए इंटरनेट की स्थिति है वहां पर।
इस समय जयपुर में। हाँ जी, तो योगेश जी, प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक आरोप और लग रहा है आप लोगों पर, जिसे मैं आरोप नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक इसको क्लैरिटी चाहिए कि आपका ये स्टूडेंट वर्क पिछले 3-4 सालों से कहाँ गायब है? हेलो योगेश जी, आई थिंक इंटरनेट नहीं आ रही है मुझे आवाज। तो दोस्तों, आई थिंक वी विल स्टॉप दिस। आपको आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ इसका जवाब देना। आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दीजिए, जवाब दीजिए योगेश जी। ऐसा नहीं है कि सर हम कहीं गायब थे, हम यहीं थे। प्रॉब्लम मीडिया में है। देखिए, आज हमको भी कुछ न्यूज़ चैनल, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने हमें भी यही कहा है कि हम किसी पार्टी की तरफ से हैं। उनको हमें उस वक्त भी नहीं दिखाया गया था और आज भी नहीं दिखाया गया। हम वहीं थे, उन बच्चों के साथ भी थे, उन स्टूडेंट के साथ हम उनके साथ थे। क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक व्हाट्सएप की स्टेटस रख सकते थे और एक अपनी फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते। वो आप अगर इन स्टूडेंट्स जो ट्विटर पे हैं, इनको वो है, वो उनके आप अगर देखेंगे एक्चुअल में ग्राउंड पे, तो वो आप ही के साथ इस मुद्दों में उन स्टूडेंट के साथ ही थे। जो जेएनयू और जामिया के साथ हुआ, उसमें हम उनके साथ थे। लेकिन क्या है कि जो मीडिया है इंडिया का, उसने हमको मिटा दिया। उसने वो हमको दिखाने की कोशिश नहीं करता। हम इतनी बड़े 50 लाख ट्वीट किए हमने, उसके बाद भी मीडिया ने हमको विदेशी और किसी पार्टी के पिट्ठू बोला। तो वो मीडिया की प्रॉब्लम है। वो हम कहीं नहीं है इसमें पीछे कि हमने आवाज नहीं उठाई। हम हैं और हम आगे भी रहेंगे। जहां भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठेगी, हम सभी स्टूडेंट उनके साथ में। ये हमारा क्लियर संदेश है सरकार को, उन मीडिया हाउसेज को, जो हमें छुपाने की या हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप इस मूवमेंट में उन मीडिया हाउसेस से भी कुछ पूछना चाहेंगे, या फिर उनके क्या मतलब कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आप उन मीडिया हाउसेस की तरफ नहीं रुख करेंगे, या फिर उनके चैनल्स नहीं देखेंगे जो फेक न्यूज फैला रहे हैं? मैं बाकी सबके साथ का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पिछले लगभग 6 से 7 साल से टीवी पे न्यूज नहीं देखी है। और पिछले 1 या 1.5 साल से मैं सिर्फ ट्विटर पे फॉलो करता हूँ न्यूज को। जो एक्चुअल में जर्नलिस्ट है, उनके पेज जहाँ पे आते हैं। मुझे कोई भी न्यूज किसी न्यूज चैनल की ऐप या उसके टीवी से नहीं, ट्विटर के नोटिफिकेशन से प्राप्त होती है। ठीक है। एक कमेंट आ रहा है कि डिसलाइक तो तुर्की से आ सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में जिन्होंने भारी भरकम शुद्ध हिंदी में लिखा है, लगता है तुर्की वाले हिंदी भी सीख रहे हैं। तो अच्छा है। तो ये एक व्यंग्य है जो सुनील कुमार जी लिख रहे हैं। और किसी ने अपनी एक व्यथा भी जाहिर की है कि मेरे सारे नोट्स मेरे रूम पर है जो रेंटेड है, और मैं क्योंकि रूम रेंट नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उस मकान का एक्सेस करने में अक्षम हूं। ऐसी बहुत सी समस्याएं स्टूडेंट्स के साथ। जब हम अगर ये मीडिया हाउस हर बच्चे से उसकी कहानी पूछने लगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी इस देश की माँ रो ना पड़ेगी। हर बच्चे की यही कहानी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा रहा है तो सिर्फ एक सुशांत की माँ के आंसू। बाकी देश में करोड़ों सुशांत है, उनकी माओ के आंसू नहीं दिखाए जा रहे, उन बच्चों की पीड़ाएं नहीं दिखाई जा रही। तो योगेश जी, सोशल मीडिया की ताकत तो आपको पता लग ही गई है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल। कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं, तो क्यों ना हर स्टूडेंट अपने माँ बाप के साथ एक वीडियो बनाए और मैसेज दे सरकार को। बिल्कुल, मैं ये सजेशन आपका मुझे अच्छा लगा। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करूँगा और कि हम ऐसा और भी कर सकते। और आप इसका ट्वीट जो है, ट्विटर है, वो इंग्लिश में रख सकते हैं जो हैश ट्रेंड है, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में, भारत के कोने कोने से अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो ये बताएं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये सिर्फ उत्तर भारत की प्रॉब्लम नहीं है,
हिंदी जी भाषी बिल्कुल क्षेत्र की प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ की भी प्रॉब्लम है, ये ईस्ट की भी प्रॉब्लम है, ये वेस्ट की भी प्रॉब्लम है, सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है। इससे आपकी डाइवर्सिटी भी झलकेगी, आपके परिवारों का भी इसमें दर्द झलकेगा। और शायद लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोर के अलावा कुछ और मोर सोच पाए। या ही हैव टू थिंक मोर, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात बताइए, एक 26 साल का युवा जब मन की बात को सुनता है या पता लगता है कि मन की बात हुई और इतने बड़े ये ज्वलंत मुद्दे पर देश का प्रधानमंत्री बात नहीं करता है, तो कैसा महसूस होता है? इसको मैंने अपने शब्दों में लिखा था ट्विटर पे, जिसमें थोड़ी सी भाषा का थोड़ा सा है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं दे पाया जिस इंसान के लिए मैंने लिखा। इसका मतलब नहीं है कि मैं एज ए इंसान उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं कभी होता है ना कि आप किसी को बोलो तो थोड़ा सा हम कभी बहुत से लोग अपनी मम्मी को जी नहीं लगाते, इसकी मम्मी बोलते हैं, पापा को पापा बोलते हैं, जी नहीं लगाते। उस टाइप से मैंने कुछ लिखा था इस पे ही कि ए मोदी, मन की नहीं ढंग की बात कर, खिलौनों की मांग नहीं, रोजगार के अवसर पैदा कर, कुत्तों की ब्रीड नहीं, युवा नस्ल की सुधार कर, ए मोदी मन की नहीं ढंग की बात कर। बहुत खूब विचार है आपके। हालांकि जो प्रधानमंत्री जी ने खिलौनों और कुत्तों की नस्ल की बात की, मुझे वो बात अच्छी लगी, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी प्रायोरिटी लिस्ट की बात जी करें बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। उस प्रायोरिटी लिस्ट में इस समय जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब हमारी इकोनॉमी -23% हमारी जीडीपी टैंक कर चुकी है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, उस समय पर अगर आप ऐसी बात करते हैं तो ये बचकाना लगता है, ये बहुत ही बिल्कुल, बचकानी हरकतें हैं। इसीलिए इतने डिसलाइक हैं कि हमने ये कोई उठाया हुआ या वैसा मुद्दा नहीं था किसी ने हमें उकसाया हो कि डिसलाइक कीजिए। जब हमने सुना कि आज मोदी जी आने वाले हैं और फिर उन्होंने ऐसी बात करी, तब हमको लगा कि यार ये नहीं सह सकते कि जब हम 3 साल से किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, देश की जीडीपी गिर रही है, कोरोना है, तब आप कुत्ते की नस्ल और खिलौनों देश से बहलाओगे तो कैसे बहलेगा? अब थोड़ी ना बहलेगा। अच्छा कुछ लोग आप पर ये भी इल्जाम लगाएंगे कि योगेश जी आप और आपके जितने स्टूडेंट साथी हैं, वैसे तो विपक्ष ने सरकार ने बोल ही दिया है कि ये विपक्ष की चाल है, तो आप भी बता ही दीजिए कौन से विपक्ष की चाल है हम सबको। हम ये विपक्ष की चाल नहीं है, ये उन्हीं लोगों के मुद्दे हैं जिन्होंने उन्हें वोट करके आज पीएम बनाया हुआ है, तो उनकी आपने बात भी वोट सुननी किया था? पड़ती है। मैं तो किसी वजह से नहीं कर पाया था, लेकिन अगर मैं इस बात को मना नहीं करता, अगर 2014 में मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर मोदी जी को वोट करता, ऐसा मैं था उस वक्त। अभी पर इसका मतलब ये नहीं है कि, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बातें, ये बदलाव है वो सरकार बदलने से नहीं आएंगे, वो व्यवस्था बदलने से आएंगे। वो उसके लिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। सिर्फ वोट आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दे दोगे तो व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा। तो आपने क्या सोच के, मतलब कि अगर आपको लगता कि आप और आपके लोग वोट करते, तो क्या सोच के आप लोग वोट करते, आपकी क्या क्या उम्मीदें थी या डिमांड थी जिन पर वो खरे नहीं उतर पाए, जैसे कि आप बता रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि दर बढ़ता ही जा रहा है, 45 साल के टॉप पर पहुंच गया है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। और बात है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की। तो आप जैसे देखिए सरकार ने सीईटी अनाउंस किया, हमारे उसमें एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें कर दी कि हम एक सीईटी बनाएंगे, एक एनआरए बनाएंगे जो एग्जाम कराएगी। उसका कोई उनके पास ड्राफ्ट तैयार नहीं है। अगर आप जब प्रोसीजर, आप कोई नया चीज लेके आ रहे हैं तो आप पूरा बताइए ना उसको कि आप कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनको क्या क्या चीजें करेंगे। उस पर कोई बात नहीं। मीडिया सिर्फ यही बता रहा है सीईटी आ रहा है, सीईटी आ रहा है। वो उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि सीईटी में आप करोगे क्या, कैसे करोगे। आप एक टीयर करवा रहे हो, योगेश जी, उसके बाद योगेश जी आप ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पर? स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्पीक अप इंडिया, सिट जाओ इंडिया, लेट जाओ इंडिया, हर महीने तो एक नया आपके लिए इवेंट आता है, आपको इनसे कोई फायदा सिर्फ नहीं हो वही रहा? आ रहा है ना, सिर्फ बातें हो रही है ना। आप, मैं ये नहीं कहता कि बुरी चीजें हैं, लेकिन आप उनका ड्राफ्ट लेके आइए। आप सिर्फ नाम मत लेके आइए कि आप, हम स्किल इंडिया है। तो आपने कितने स्किल किए उसका कौन पूछेगा, कितने स्किल किए, कितने आपने सिर्फ बात कर दी 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, पर वो 2 करोड़ लोग दिखाइए ना आप। जब पार्लियामेंट में दिखाइए, वो लिस्ट चपकाइए कि कौन से 2 करोड़ लोग हैं वो।
वो कहाँ है, वो लोग ही नहीं है ना, सिर्फ बातें हैं ना। सीईटी भी तो एक बात ही है, एनआरए भी तो एक बात ही है। अभी तक इन्होंने अब कमेटी बनाई है, जब सीईटी अनाउंस कर दिया उसके एक हफ्ते बाद बोल रहे हैं कि ये लोग होंगे। अब वो लोग कब अपॉइंट होंगे, कब बात करेंगे, बस झुंझुना पकड़ा दिया बच्चों को कि आपको सीईटी का झुंझुना है। अब अगले 2 साल तक हम कोई एग्जाम नहीं करवाएंगे, क्योंकि सीईटी है, सीईटी आएगा, पता नहीं कब आएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोल दिया हम सारी स्टेट की वैकेंसी सीईटी के थ्रू फिलअप करेंगे, अब हम कोई एग्जाम नहीं कराएंगे। और उन्होंने केंद्र के ऊपर डाल दिया, अब वो आराम से बैठे हैं, उनसे पूछोगे तो वो ये बोले अरे सीईटी जब आएगा ना तब वैकेंसी भरेंगे। तो बस वो झुंझुना है, हर चीज एक झुंझुना हो गई है। योगेश जी, आप एक मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपकी बातें मुझे प्रभावित कर रही हैं। एक युवा के लिए ऐसी बातें, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतने मैच्योर होंगे एज ए स्टूडेंट जो इज लुकिंग फॉर एसएससी एग्जाम इस लेवल पर। ये मेरी सॉरी कि मैंने इस चीज को इतना देखा नहीं। नो प्रॉब्लम सर, आपने बहुत मुझे मौका दिया बोलने के लिए। हर देश में हर युवा ऐसा ही, आप किसी से बात करेंगे वो जागरूक है। मीडिया उसको टिकटॉक या पबजी का दिखाती है, लेकिन वो टिकटॉक पबजी में नहीं उलझा हुआ है, वो सही में जागरूक है। और ये आपको बदलाव दिखेंगे जब लोग आवाज उठाएंगे, तो ये देश को दिखेगा कि वो सिर्फ गेम और टिकटॉक नहीं, वो बहुत कुछ जानता है। चलिए, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जीवित रहते हुए ये बदलाव मुझे दिख जाए। तो हम 7 सालों से तो कोशिश कर रहे हैं युवा को जगाने की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं उनको थपकी दे दे के कि भाई अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, नहीं, अब तो उनके बस कर तरीके दो, अलग, उनके तरीके अलग है, वो ऐप बंद कर करके कह रहे हैं कि अब पढ़ लो। अब तो पढ़ लो। तो पबजी बंद हो गई तो कैसा लग रहा है? आप लोगों के आंदोलन का जवाब आया है पबजी के रूप में कि पबजी बैन कर दी जाएगी। पर्सनली मैं पबजी नहीं यूज करता था, मैं तो अपने दोस्त को बोलता था सारा दिन पढ़ा कर भाई, क्या खेलता रहता है पबजी। मुझे तो खुशी हुई। बस यही है कि हो यही रहा है, देश में नोटबंदी हो रही है, एक वर्ग को खुशी हो रही है, पूरे भारत की वाट लग रही है। अब अब वो पबजी दोस्ती बंद हो गई तो अरे चलो अच्छा है, मोदी जी ने ये काम अच्छा किया है ना। नहीं, ये एक पर्सनल फील है, ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोसीजर में इसमें बिलीव नहीं करता कि आप किसी को बैन कर दो। लेकिन ये जो डिसीजन है इन पे मैंने कभी गहनता से सोचा नहीं। मैं यही कहूंगा कि मैंने इन डिसीजन पे गहनता से सोचा नहीं। लेकिन आप अगर उसमें स्पीकअप किसी में बोलने पर जाएं कि आप बोलने की आजादी पे रोक लगा रहे हैं, शायद मैंने इस चीज से रिलेट नहीं किया, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमर में बोल रहा हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ। चलिए, फिर ये अच्छा है। तो इस समय आपको क्या लगता है कि भारत देश युवा की नजर से किस तरफ जा रहा है? जब मैं ये देखता हूँ कि वैसे ये बात एक है कि एक मिनट और, मतलब कि राजस्थान के कवि संपत सरल जी हैं जो कहते हैं बस भारत विश्व गुरु बन नहीं वाला है, आउटर पे ही खड़ा है। वहां से आप अपनी बात की शुरुआत कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन वो क्या है कि जिस तरफ विश्व गुरु बनना है उधर पीठ कर रखी है, उधर नहीं देख रहा कोई। जिधर विश्व गुरु का रास्ता है, हम अपने कदमों की दिशाएं हमने बदल ली है पिछले कुछ वक्त से। ये ऐसा हुआ है कि लोगों को धर्म, जाति और भेद उसके नाम पर बांटने की कोशिश बहुत हुई है, वो अभी भी हो रही है। इसलिए उस युवा ने धर्म गुरु से घूम के पीठ अपनी राम मंदिर की तरफ कर ली है। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो आपको क्या लगता है कि एक आपके लिए एक आइडियल सरकार क्या है आज के युवा के नजरिए से? कैसी सरकार चाहते हैं आप? कैसी पॉलिसी या कैसी व्यवस्थाएं हो? किस तरफ देश को देखना चाहिए? मेरा मानना है, जैसे मैं इससे पहले शिपिंग इंडस्ट्री में था, तो वहां पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो होता है वो की है आपकी सक्सेस की। मैंने जैसे कि मैं स्टीम लाइन पे काम करने गया, मैं कोई बंदा, मैं मेरे साथ वाला स्टीम लाइन पे काम करने गया, मैं गया और मुझे पता नहीं, उसने मुझे नहीं बताया कि मैं वो स्टीम लाइन पे काम कर, और मैंने जाके स्टीम ओपन कर दी। अगर उसने मुझे बताया होता तो वो उसके साथ वो एक्सटेंड नहीं होता, वो जल जाएगा जैसे स्टीम लाइनों की, वो जल जाएगा। सुबह टूल बॉक्स, अगर आप बताओ उसको कि जाने वाला हूँ स्टीम लाइन पर और मैं वहां पे काम करूंगा, अगर मैं वहां जाऊंगा उसको ओपन करना कि भाई इसको इसको खोलना नहीं, वो काम कर रहा है, कम्युनिकेट करूंगा। तो मेरा यही मानना है कि एक अच्छी गवर्नमेंट वही है
जो अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें। कोई भी यहाँ पे सेल नहीं है जो आप, जैसे कि हमने, हमारी जो आखिरी डिमांड थी वो रह गई, चौथी डिमांड ये थी कि स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल बने, एक सेल जहाँ पे हम अपनी किसी भी समस्या को, किसी भी क्यूरी को लेकर एसएससी से पूछ सकें कि आप, हमारी ये समस्या है, हमें ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है, ये कैसे होगा। उसके लिए कोई नॉमिनेशन पर्सन या कोई एक टीम होनी चाहिए जो हमें इसका जवाब दे। वैसा ही एक गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। अगर वो लेके आती है, लोग मनमोहन सिंह जी से मोदी जी की तरफ गए, उसका एक रीजन यही था, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये फैक्ट है। तो लेकिन वो कम्युनिकेशन तो हुआ, लेकिन वो काम, वो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वन वे कम्युनिकेशन रहा। वो मन की बात कर रहे हैं, हमारी बात तो करनी पड़ेगी ना, हमसे भी तो पूछो कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या समस्या है। विपक्ष के लिए कोई मैसेज? विपक्ष से मैसेज यही है कि जैसे हमने मूवमेंट किया, हमारी आवाज सुनी, तो हमें डायरेक्ट करने के लिए लोग थे जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि लीडर वही है जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे लोग ट्रस्ट करके बोले कि हाँ, इनकी बात पे हमें विश्वास है, ये हमें गाइड करेंगे। तो विपक्ष के पास इस वक्त वो लीडर नहीं है जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके। अगर उन्हें इसमें, इस देश को अगर बचाने की वो बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें एक लीडर लाना होगा जिस पे जनता विश्वास करे। बिना ट्रस्ट के आप कोई भी बदलाव या कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। ट्रस्ट कैसे लाया जा सकता है? ट्रस्ट लाया जा सकता है जो लीडर आपका पब्लिक के इश्यूज के साथ खड़ा होगा। ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि ट्रस्ट आता है ग्राउंड से, जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं, जब आप एक्चुअल में जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। आप सिर्फ जो हवा में मुद्दे उठा चल रहे हैं उन्हीं पे बात करोगे, तो वो जो जिनकी एक्चुअल प्रॉब्लम, जैसे स्टूडेंट्स के साथ हमने उठाया, तब विपक्ष इसमें बोलने लगा। लेकिन एक्चुअल में तो विपक्ष को पहले पता होना चाहिए कि कहाँ समस्या है। उनको तो सिर्फ यही काम करना है कि देश में समस्या कहाँ है, उसको उठाना है। अगर वो समस्याएं हम ही से लेंगे हमारे बोलने पर, तो विपक्ष क्या होगा, उसका काम तो हम ही कर लेंगे। चलिए योगेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखा होगा दर्शकों, हो सकता है आपने। हमारे दर्शकों से देश विदेश के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं इस मूवमेंट से जुड़े हुए, या आपके और जो साथी विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे योगेश जी, अपने टीचर्स के लिए? मेरा यही मैसेज है कि हमने जो मूवमेंट चालू किया है उसको हम रुकना नहीं है। उसमें ये नहीं कि छोटी छोटी अगर मांगे पूरी होती है वो अच्छा है, हमें उस चीज को भी बताना है कि हमारी ये छोटी सी मांग थी, ये भी पूरी हो गई है। तो दोस्तों, लगता है वीडियो कहीं कट गया है, लेकिन इनका मैसेज बहुत अच्छा है कि ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए एग्जाम में एक मूवमेंट लेकर जुड़े हैं, और हर साल ये प्रॉब्लम आने वाली है अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, और करोड़ों परिवार इससे प्रभावित होंगे, लाखों स्टूडेंट और करोड़ों परिवार। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस शनिवार को ये फिर से ये टैग कर रहे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो आप जाइए, आप अपनी बात रख सकते हैं इस हैशटैग ट्रेंड के साथ। और मैं आपसे विदा लेता हूं, विकास रतन गोयल। हम मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। विद दिस वी द पीपल। अगर आप में से भी कोई चाहता है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आपका कोई मुद्दा जो आपको लगता है कि आप अपनी आवाज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।